नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बड़े अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अगले 48 घंटे इस दुनिया के लिए काफी अहम होने वाले हैं। क्योंकि ईरान ने ऐलान किया है कि वो इजराइल से बदला लेगा और माना जा रहा है कि ईद के तुरंत बाद ईरान इजराइल के ऊपर हमला भी कर सकता है। इसके हर एंगल को समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ईरान अपनी मिसाइलों से, ड्रोन से इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है, या फिर ईरान हिजबुल्लाह को आगे बढ़ाकर अपना बदला लेगा। और अगर इजराइल के ऊपर यह हमला होता है तो फिर अमेरिका और नेटो कंट्रीज का क्या रुख होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अमेरिका की भी नजर लगातार तेहरान के ऊपर बनी हुई है। वो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, क्योंकि अगर ईरान ने इनको बना लिया, यानी कि परमाणु हथियारों को बना लिया, तो जितना बड़ा खतरा ये इजराइल के लिए होंगे, उससे बड़ा खतरा ये अमेरिका के लिए भी होंगे। तो क्या ईरान एक मौका अमेरिका को देगा कि वो जंग जो है उसे ईरान की जमीन पर लड़ा जाए? समझना होगा इसको। हर अलग अलग पहलू को हम समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ बात पड़ोसी मुल्क चीन की भी करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद शी जिनपिंग के होश उड़े हुए हैं। गुआम के अंदर, फिलीपींस के अंदर, जापान के अंदर तमाम आधुनिक मिसाइलों की तैनाती अमेरिका करने वाला है। और जब से यह खबर सामने आई है, बीजिंग के होश उड़ चुके हैं। इसको भी समझेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, इजराइल ईरान के बीच अगले 48 घंटे अहम। इजराइल पर ईरान कर सकता है बड़ा हमला। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन को किया तैनात। ईरान को रोकने के लिए इजराइल ने बनाया खास प्लान। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान के बीच अगले 48 घंटे अहम। इजराइल पर ईरान कर सकता है बड़ा हमला। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन को किया तैनात। ईरान को रोकने के लिए इजराइल ने बनाया खास प्लान। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार देख लेते हैं, उसके जरिए अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। उसके बाद फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। इजराइल पर ईरान करेगा क्या हमला, यह बड़ा सवाल है। सीरिया में कमांडर की मौत का बदला लेना चाहता है ईरान। ईद के बाद हमले की तैयारी में ईरान, मिसाइल या ड्रोन से करेगा हमला। हिजबुल्लाह खोल सकता है नया मोर्चा। यहां पे दो चीजें आपको समझनी होगी। एक कि क्या मिसाइल और ड्रोन से ईरान इजराइल पे हमला कर सकता है, क्योंकि दोनों के बीच 1700-1800 किलोमीटर का एयर स्पेस है, या फिर हिजबुल्लाह को आगे कर एक नया फ्रंट खोला जा सकता है। इजराइल ने अपने सैनिकों को गजा पट्टी से वापस बुलाया है। गजा से सैनिकों को वापस बुलाया गया है। ईरान के हर कदम पर अमेरिका और नेटो की भी नजर है। ईरान का साथ क्या रूस और चीन देंगे, इस पहलू को भी समझना होगा। अगर ये जंग शुरू होती है तो क्या रूस और चीन ईरान के साथ खड़े होंगे, समझना होगा। तेहरान तक जंग ले जाना चाहता है अमेरिका। ये पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट है कि क्या तेहरान तक जंग को किसी भी हालत में अमेरिका ले जाना चाहेगा, ताकि ईरान के जो परमाणु हथियार हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सके। क्या अमेरिका, पेंटागन भी एक मौका तलाश रहा है ईरान के खिलाफ, ताकि इस जंग को, मिडिल ईस्ट की जंग को जो है वो ईरान में ले जाया जा सके, समझना होगा। लेकिन समझाने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल जे.एस. सोडी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद आपको भी। शुक्रिया, आप दोनों का कीमती समय आपने दिया। कर्नल जे.एस. सोडी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। अगले 48 घंटे काफी अहम हैं, दुनिया के लिए भी, ईरान के लिए भी, इजराइल के लिए भी, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि बदला तो हम लेंगे। या तो इजराइल सीज फायर करे, इजराइल सीज फायर के लिए तैयार नहीं, यानी कि
ईरान बदला लेगा। सवाल बस यह है कि क्या ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की तरफ बढ़ेंगे, थल सेना वायुसेना बढ़ेगी, या फिर हिजबुल्लाह को आदेश दिया जाएगा कि नया फ्रंट खोलिए। किस बात का अंदेशा कर्नल सोडी सर को? राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि वो ईरान के साथ जंग नहीं चाहता है। कल ही जॉर्डन में काफी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं और वहां पे कई लोगों ने जॉर्डन के राजा के खिलाफ काफी भारी प्रदर्शन किया है। ये सारी चीजें साफ संकेत है कि इजराइल काफी दिक्कत में आ रहा है। और कल रात को ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल इस हमस के साथ युद्ध को इतना लंबा खींच के एक भारी गलती की है। अब अमेरिका इस वक्त ये इसलिए कह रहा है, खुद तो वो उतना ताकतवर है नहीं जितना वो आज से 15-20 साल पहले था। और दूसरी बात ये है कि वो जान चुका है कि जितने अरब देश हैं मिडिल ईस्ट में, 21 में से वहां टोटल देश 13 अरब देश हैं और इन सारे 13 अरब देशों को चीन और रूस का पूरा समर्थन है। अगर इजराइल ये युद्ध लंबा खींचता है अपने लिए तो दिक्कत करेगा ही करेगा। जहां तक ईरान की बात है, ईरान खुद डायरेक्टली इजराइल पे हमला नहीं करेगा क्योंकि उसके 3 जो अंग हैं जिसके थ्रू उसने काफी कहर मचा के रखा हुआ है दुनिया में, और तीनों ह से शुरू होते हैं, हमस, हूती, हिजबुल्लाह। ये तीन ही इजराइल के लिए काफी हैं। राजेश जी, पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमस ने इजराइल पे जंग बोला, तब मैं पूरी भारत में बहुत कम डिफेंस एनालिस्ट में से था जो मैं कहता था कि इजराइल हमस को नहीं हरा पाएगा। मेरा कई टीवी चैनल्स में मजाक भी उड़ा, लोगों ने बोला कि मेरे को कुछ नहीं आता। लेकिन आज इस जंग को 6 महीने हो चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक था अपने आकलन में, एनालिसिस में, कि हमस को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर हमस, हूती और हिजबुल्लाह तीनों ने इजराइल पे वार किया तो इजराइल के ऊपर इतनी दिक्कत आ जाएगी कि वो उसमें से निकल नहीं पाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल को अभी भी अक्ल नहीं आई तो आने वाले समय में जो भी बुरा होगा इजराइल में उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ एक इंसान होगा और वो होगा उनका प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है सर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। बाई एयर डिस्टेंस की बात करें तो 1700-1800 किलोमीटर के आसपास ईरान से इजराइल पड़ जाता है, और अगर मिसाइलें या ड्रोन लॉन्च होते हैं तो मुझे लगता है कि काफी टाइम होगा इजराइल के डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम के पास कि वो उन्हें काउंटर कर सके। क्या हिजबुल्लाह एक नया मोर्चा खोल सकता है, और क्या यही वो कारण है कि इजराइल ने पिछले चंद दिनों में गजा से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है, क्योंकि इजराइल भी समझ रहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है? जी हाँ राजेश जी, ये समझना पड़ेगा कि अगर ईरान अपनी धमकी देता है इजराइल को कि वह इजराइल पर एक बड़ा हमला करने वाला है तो इसको कैसे अंजाम देगा। 4 तरीके हैं। एक तो है कि ईरान अपनी टैंक तोपों को भेज सकता है। अगर आप नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स देखें तो ईरान की जो फौज है उनके पास काफी बड़ी मात्रा में टैंक तोप, गोला बारूद है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं। लेकिन इजराइल के तरफ जाने के लिए उन्हें गुजरना पड़ेगा इराक से और सीरिया से। इराक में और सीरिया में दोनों जगह पर ही ग्राउंड पर और हवा में अमेरिकन फोर्सेस का दबदबा है। तो ईरान से कोई भी टैंक तो बख्तर गांधी गुजर कर इराक और सीरिया से इजराइल तक नहीं जा सकती। दूसरी चीज अब ईरान के पास एक नेवी भी है। ये नेवी जो है पर्शियन गल्फ में तैनात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, चबार पोर्ट के आसपास है। अगर इनको इजराइल के ऊपर एक हमला लॉन्च करना है तो इनको ट्रेवल करना पड़ेगा पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अरेबियन सी का उत्तर भाग, अडन के बंदरगाह के बाहर से लाल सी होते हुए उन्हें बढ़ना पड़ेगा इजराइल की तरफ। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पूरा रास्ता अमेरिकन नेवी से डोमिनेटेड है। अमेरिकन नेवी का बहुत बड़ा बेस है पर्शियन गल्फ में, और अभी रेड सी में अमेरिका की नेवी ने बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट की है। तो ईरान का जो बेड़ा है ये रास्ते में डूब जाएगा। एक और अंग जो बच गया वो है ईरान की एयरफोर्स। ईरान की एयरफोर्स में आंकड़े बताते हैं कि 500-600 हवाई जहाज हैं,
लेकिन ये समझना पड़ेगा जी। कि ये सारे हवाई जहाज 30 साल 40 साल पुराने हैं और इनमें से ज्यादातर 1979 युद्ध के रिवॉल्यूशन के पहले अमेरिका ने ही ईरान को दिए थे। ओके। बहुत पुराने मॉडल हैं, रखरखाव के अभाव में सारे खटारा हो गए हैं। ऐसे भी ईरान की एयरफोर्स में कोई जहाज नहीं है जिसकी की रेंज 1700 किलोमीटर जाना और फिर 1700 किलोमीटर वापस आना। अमेरिका ने थोड़ी बहुत जो आशंका बची थी उसको रोकने के लिए इस युद्ध के शुरुआत में ही अक्टूबर के महीने से ही अमेरिका ने अपने F-15 की स्क्वाड्रन की डिप्लॉयमेंट जॉर्डन में की हुई है। जॉर्डन जो है अमेरिका का सहयोगी देश है और F-15 स्क्वाड्रन डिप्लॉय होकर ये इंश्योर करेगा कि ईरान की तरफ से यानी सऊदी एयर स्पेस से कोई भी हवाई जहाज उड़कर जॉर्डन के ऊपर से उड़ता हुआ इजराइल तक ना पहुंचे। तो बचा क्या? ठीक सर। बचा सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ईरान बहुत दावा करता है कि उसके पास लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं। जी। वो ये भी दावा करता है कि उनका रेंज जो है 1700 किलोमीटर से ज्यादा है। ये भी दावा करता है कि कुछ तो 2000 किलोमीटर तक जा सकती हैं। चलो थियोरेटिकली मान जी। भी ले, उन्होंने अभी तक इसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया है ऑन ग्राउंड बाय द वे। चलो थियोरेटिकली ओके। मान भी लेते हैं कि वो हवा से उड़ते उड़ते वो ईरान से इजराइल तक पहुंच जाएंगे, तो उसमें फिट क्या किया गया है? उसमें फिट होते हैं जी। 250 केजी के बॉम्ब, 500 केजी के बॉम्ब या 1000 किलो का एक बॉम्ब। ये पहुंच भी गए जी। इजराइल पर तो उनकी जो एक्यूरेसी है, और एक 500 किलो का बम कहीं इजराइल में गिर जाए, इजराइल के ऊपर मिलिट्री तौर पर कोई नुकसान नहीं होता। ईरान के पास हैं कितने? मोसाद और सीआई का जी। दावा यह है कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो इजराइल तक पहुंचे वो या तो हैं नहीं, अगर हैं भी तो शायद 1 दर्जन हैं थ्योरेटिकली। तो अगर 1 दर्जन 500 जी। किलो के बॉम्ब इन रॉकेट मिसाइल के द्वारा ईरान से इजराइल पहुंच जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इजराइल को। ये पूरी की पूरी कहानी है। रह गया, जैसे दुनिया जानती है, हिजबुल्लाह है, पावरफुल है, 1 लाख से ज्यादा स्ट्रेंथ है। आज की तारीख में उनके पास अलग अलग रिसोर्स के मुताबिक करीबन 55,000 रॉकेट्स हैं। लेकिन हिजबुल्लाह की एक कमजोरी है, हिजबुल्लाह कभी भी ग्राउंड असॉल्ट, कर्नल सोदी मेरे साथ हैं, ओके। हिजबुल्लाह कभी भी ग्राउंड असॉल्ट लॉन्च नहीं करता इजराइल के विरुद्ध। यानी एक साथ हिजबुल्लाह की एक बटालियन 1000 लोग या एक ब्रिगेड 3000 लोग या एक डिवीजन 10,000 लोग जमीन पर बूट्स ऑन ग्राउंड एक इन्फेंट्री असॉल्ट नहीं लॉन्च करता, जो हम ओके। समझते हैं कि हिजबुल्लाह करना चाहिए। इसके अभाव में हिजबुल्लाह रॉकेट मारता रहेगा, इजराइल को कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो मच्छर मक्खी की तरह उनको इग्नोर करता है। जी ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। मैं कर्नल सोडी सर आपके पास आ रहा हूं। कर्नल सोडी सर, हिजबुल्लाह ही एक वो हथियार है, लेकिन 30 से 35 हजार लोगों की गजा के अंदर मौत हुई है। हिजबुल्लाह कोई एक्शन करता हुआ नजर नहीं आया, और जब भी उसने एक्शन किया भी है तो इजराइल ने बड़ा जबरदस्त पलटवार किया है। तो किस लिहाज से देखें कि क्या वाकई में हिजबुल्लाह इतनी ताकत रखता है? एक सवाल तो वो समझना चाहूंगा, और दूसरा जो चीज मुझे समझनी होगी कि रूस खुद ईरान से मदद मांग रहा है। क्या रूस बदले में ईरान को कोई मदद कर पाएगा अगर ये जंग आगे बढ़ती है, यह हमला होता है? चीन जिसने खुलकर रूस की मदद नहीं की, जिससे भी तेल ले रहा है, तमाम चीजें ले रहा है, क्या वो चीन कभी ईरान की मदद के लिए पहुंच पाएगा? यह भी तो सवाल है सर। राजेश जी, मैं आपके जवाब का जो सवाल का जवाब 2 हिस्सों में दूंगा। पहला है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के जो मिलिट्री फाइटिंग कैपेबिलिटीज हैं, 2006 में जब इजराइल ने हिजबुल्लाह पे एक हमला बोला था, तब माना जा रहा था कि 5 दिन के अंदर इजराइल जीत के वापस आ जाएगा। लेकिन 42 दिन तक ये युद्ध चला और फाइनली अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा, इस युद्ध को खत्म करना पड़ा। और इस युद्ध में इजराइल की तो विजय हुई नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह विजय होके और ताकतवर हो गया तब से लेके अब तक। तो इजराइल हिजबुल्लाह को इस बार भी हरा नहीं पाएगा अगर वो इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करता है। हिजबुल्लाह इसलिए इजराइल के ऊपर पूरा मोर्चा नहीं खोल रहा क्योंकि उसे अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है ईरान से, क्योंकि अब तक जो इनका एम था वो हमस अचीव कर रहा है। हमस ने इतनी रेजिस्टेंस दिखाई है इजराइल को कि 2 हफ्ते पहले इजराइल की 5 ब्रिगेड्स को निकालना पड़ा गाजा पट्टी से, क्योंकि उनके इतने सैनिक लॉसेस हो गए थे।
जो कि दुनिया की एक बड़ी माने जाने वाली मिलिट्री का ये हाल है जो हमस जैसे आतंकवादियों ने कर दिया है। तो जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, हूती की बात है, वो छोटे छोटे अटैक करें, फुल स्केल नहीं करें जब तक ईरान उनको ग्रीन सिग्नल नहीं देगा। इस वक्त पलड़ा पूरा हमस के साथ है, इजराइल की हार होती हुई दिख रही है। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि क्या रूस ईरान की या चीन रूस की मदद क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, अगर हम सामरिक तौर से देखें, इस वक्त चीन हो, रूस हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, ये पूरा जो ये खेल है लड़ाई का, इसको आराम से खेल रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इस खेल में विजय इनकी होनी है। ये कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, ना ही जितने अरब देश हैं किसी फिलिस्तीन को शरण दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जितना ये युद्ध लंबा खिंच रहा है उतना इजराइल के लिए दिक्कत हो रही है। उसके जो नजदीक के साथी थे, यूनाइटेड किंगडम हो चाहे अमेरिका हो, वो आस्ता आस्ता इजराइल से दूर होते जा रहे हैं। परसों ही यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि इजराइल को युद्ध खत्म करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन पहले का जो ओपिनियन पोल हुआ यूनाइटेड किंगडम में, उसमें यह निकला कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो ऋषि सुनक बुरी तरह से हार जाएंगे इजराइल के युद्ध की वजह से। तो ये जो पूरा खेल है, ये खेल आराम से खेला जा रहा है, क्योंकि इस खेल के एंड में सिर्फ विजयी एक ही ताकत होगी, वो होंगी ये अरब देश जिन्हें पूरा समर्थन रूस और चीन दे रहा है। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, इस वक्त रूस ईरान की मदद कर रहा है, ईरान रूस की, चीन पिछले दरवाजे से रूस की कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, क्योंकि ये जो 4 देशों का संगठन है, रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये बहुत ही एक घातक संगठन होता जा रहा है। और इसी साल 17 जनवरी यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रांट सैम्स ने बयान में कहा था कि अगले 5 साल में कई और नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे जिनके पीछे 4 देश होंगे, रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। ठीक है सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं यूके देवनाथ सर, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए कि यही तो वो 4 देश हैं जिनमें से 2 को अमेरिका तोड़ना चाहता है, यानी कि उन्हें कमजोर करना चाहता है। रूस को किसी हद तक उसने कमजोर कर दिया है। अब अगला टारगेट या तो ईरान है या फिर नॉर्थ कोरिया है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा साउथ कोरिया के साथ अभ्यास, और अब आज कल एक बड़ी अहम मीटिंग भी होने वाली है, त्रिपक्षीय मीटिंग है जिसमें फिलीपींस है, जापान है, अमेरिका है और बीच में निशाने पर नॉर्थ कोरिया है, और दूसरा टारगेट ईरान है। अमेरिका भी तो इन चीजों को समझ रहा है सर। जी हाँ राजेश, अमेरिका की पॉलिसी जहां तक नॉर्थ कोरिया की है, अमेरिका को मालूम है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट लागू करनी है, जिसका हिंदी में शब्द ये होगा कि नॉर्थ कोरिया को अमेरिका सीमित दायरे में रखना चाहता है, रेस्ट्रिक्ट करके रहना चाहता है। यानी जब तक नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरिया के ऊपर हमला ना कर दे, तब तक अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और उनकी जो पॉलिटिकल गोल है वो मीट कर जाती है। तो अमेरिका को भी मालूम है कि नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरिया के ऊपर हमला शायद नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को मालूम है, किम जोंग उनको मालूम है कि अगर उसने ये गलती की, ये गुस्ताखी की, तो उसको उसके भारी परिणाम चुकाने पड़ेंगे। जहां तक ईरान की बात है, ईरान में अमेरिका बैकडोर से सटल तरीके से कोशिश कर रहा है कि खुमैनी की सरकार को पॉलिटिकल तरीके से टॉपल कर दिया जाए। यानी कंटेनमेंट से भी ज्यादा ईरान को ना सिर्फ अमेरिका कंटेन कोशिश कर रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस ईरान के अंदर ही बंद हो जाए, रुक जाए, वरन अमेरिका बैकडोर से ये भी कोशिश कर रहा है कि वहां पर फिर से ऐसी एक सरकार की स्थापना हो जाए जो कि या तो प्रो अमेरिकन हो या कम से कम न्यूट्रल हो और अमेरिका विरोधी ना हो। इस गेम में अमेरिका अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। टारगेट ईरान भी कहीं पर है किसी ना किसी नजरिए से अमेरिका के। माफी चाहूंगा सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए थे इस उम्मीद के साथ कि सऊदी कटोरे में कुछ डाल देगा, लेकिन खाली हाथ सऊदी ने फिर से शहबाज को लौटा दिया है। छोटा सा ब्रेक, फिर उसी पे चर्चा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया झटका। कश्मीर मसले पर हम हर के साथ हैं। मोहम्मद बिन सलमान बोले, बातचीत से विवाद को सुलझाएं दोनों देश। मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा बयान। 6 से 8 अप्रैल तक सऊदी अरब के दौरे पर थे शहबाज शरीफ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया झटका। कश्मीर मसले पर हम भारत के साथ हैं। मोहम्मद बिन सलमान, बातचीत से विवाद को सुलझाएं दोनों देश। मोहम्मद बिन सलमान 6 से 8 अप्रैल तक सऊदी के दौरे पर थे शहबाज। शहबाज शरीफ को झटके पर झटके लग रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक जानकारी अहम मैं आपको दे दूं, उसके बाद फिर अपने पैनल के पास हम चलते हैं। शहबाज शरीफ को झटके पर झटके। मैंने यहां पर पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, शहबाज शरीफ का जिक्र इसलिए किया क्योंकि कश्मीर पर भारत का हम समर्थन करते हैं, ये एमबीएस ने कहा। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी प्रिंस, पाकिस्तान भारत से बातचीत करे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। पाकिस्तान को साफ मैसेज दिया गया। एमबीएस को पाक आने का न्योता भी दिया गया है। अब देखना है वो आते हैं कि नहीं आते हैं। पाक की मदद कर रहा है सऊदी अरब, करता रहा है अभी तक। इमरान, लेकिन जो अहम पॉइंट है, इमरान खान के साथ सेना का समझौता हो चुका है। इसलिए मैंने कहा कि शहबाज शरीफ को झटके पे झटके। जल्द ही इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। पाक के पीएम भी इमरान खान बन सकते हैं। यह पॉइंट था कि सऊदी साथ नहीं है। इमरान की वैल्यू लगातार पाकिस्तान में फिर बढ़ने लगी है। कर्नल जय सोडी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। किस प्रकार से इस अहम अपडेट को देखें? दो अहम खबरें, कश्मीर पर समर्थन मांगने गए थे, कुछ पैसा मांगने गए थे, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि आप भारत से बातचीत करिए, आपके लिए उसी में अच्छा है। और दूसरा अहम पॉइंट, कल खबर आई कि इमरान खान भी जेल से बाहर आ सकते हैं, सेना के साथ डील हो चुकी है। शहबाज शरीफ का क्या होने वाला है सर आगे? राजेश जी, जो पहला आपका प्रश्न है उसका जवाब ये है कि देखिए, जैसे जैसे भारत आर्थिक रूप से ताकतवर हो रहा है, उसके कई देशों के साथ व्यापार के रिश्ते अच्छे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि अधिकतर अरब देश आज भारत का समर्थन करते हैं कश्मीर मुद्दे पे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि कश्मीर की हकीकत और असलियत ये है कि वो भारत का एक अभिन्न अंग है। तो पाकिस्तान कहीं पे भी जाके रोना रोए, डंडोरा पीटे, अब अधिकतर अरब देशों को इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो हकीकत को जान चुके हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी रही है, वो बहुत ही इस फील्ड में सफल रही। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि ये इमरान खान का बाहर आना, हाँ, इसमें भी काफी गहराई और सच्चाई वो इसलिए है क्योंकि आज जो पाकिस्तानी अवाम है वो अपने सेना के बिल्कुल खिलाफ है। ये जो इलेक्शंस हुए थे 8 फरवरी को और इसके रिजल्ट 10-12 दिन बाद निकले और इन्होंने पूरी तरह से रिग किया। हालांकि वो जो पाकिस्तानी नागरिकों का जो आक्रोश था वो सामने तो नहीं आया, लेकिन अंदर ही उनके ये आक्रोश बहुत ज्यादा है। और जो आईएसआई को खुफिया इनपुट्स मिल रही हैं वो पाकिस्तानी सेना के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो बैक चैनल टॉक्स चल रही है इमरान खान के साथ कि उनको रिहा किया जाएगा और वो वापस पॉलिटिक्स में आएंगे, एक कंडीशन पे कि वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। तो अगले हम कुछ हफ्तों में इस पे बहुत ज्यादा और भी पॉजिटिव डेवलपमेंट देख सकते हैं। ये एक और चीज दिखाता है कि पाकिस्तान में बेशक डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन उनके नागरिकों की आवाज अब थोड़ी थोड़ी पाकिस्तानी सेना के कानों तक पहुंचनी शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बने और सेना का ही काम करे तो ये पूरी दुनिया के लिए ही अच्छा होगा। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, एक और अहम पॉइंट, कहा जाता था कि पाकिस्तान में कौन सत्ता में रहेगा ये फैसला या तो अमेरिका करता है या आर्मी करती है या अल्लाह करता है, बीच में नाम चीन का आ गया। अचानक ऐसा क्या हुआ सर कि
अब आर्मी को भी इमरान पसंद आ रहे हैं क्या? उसमें अमेरिका की सहमति हो चुकी है, चाइना की सहमति हो चुकी है, क्योंकि अवाम ने तो इमरान को ही चुना था। राजेश, पाकिस्तान की आर्मी और उनके आईएसआई को एक चीज मालूम है कि जो भी सरकार में जी। है उसको बैकफुट में रखो, उसको डिसबैलेंस्ड पोजीशन में ओके। रखो। जो भी सरकार में है उसको ओवर कॉन्फिडेंट ना होने दो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन में पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बहुत ज्यादा मजबूत हो गई, सबसे पहले वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को ही शायद बैरक्स में वापस भेज देंगे कि जाओ और सिर्फ ट्रेनिंग करो। तो पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई हमेशा ये कोशिश करती रहती है कि ठीक है, कोई पावर में आ गया है, ठीक है, चाहे इमरान हो या शहबाज हो, लेकिन उनको हमेशा थोड़ा कमजोर रखना है और कभी भी ऐसा कॉन्फिडेंस उनमें नहीं पनपने देना है कि अब तो बस 5 साल तक बल्ले बल्ले उन्हीं की राज चलेगी। जहां तक इमरान की बात है, देखिए, आईएसआई का एक ही काम है, आईएसआई का एक ही काम है कि अब ऑपोजिशन को तैयार रखा जाए, ऑपोजिशन को गर्म रखा जाए, ताकि अगर किसी दिन रूलिंग जो पार्टी है शहबाज और पीएमएलएन, इनको जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिए कैसे चालू होता है, आईएसआई चीफ कौन बनेगा आर्मी डिसाइड करती है। जिस दिन शहबाज को लगा कि अगला आईएसआई चीफ मैं तैनात करूंगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह से पाकिस्तान में कौन तय करता कि आर्मी चीफ कौन बनेगा? ये मोरलेस उनके जो कोर कमांडर्स हैं वो आपस में बात करके एक बंदे को आर्मी चीफ तय कर देते हैं और सरकार को सूचित कर देते हैं। चाहे एक दो सीनियर जनरल्स को सुपरसीड कर दें, लेकिन कोर कमांडर ही सुपरसीड करते हैं। ये समझने की बात है। ओके। पाकिस्तान में जो उनकी सरकार है या उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो नहीं कभी किसी को सुपरसीड करके तीसरे चौथे बंदे को, कोर कमांडर को आर्मी चीफ बनाते हैं। अमेरिका और चाइना सहमत हो चुके हैं इमरान खान के लिए? सर मैं वो समझना चाहता था। नहीं 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 नहीं, ये फिलहाल अमेरिका बहुत खुश है। जब तक अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं, देखिए अमेरिका का फिलहाल एक ही इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान थोड़ी बहुत मैन्यूवरिंग स्पेस, उनके जो आर्मी के जो एडवांस डिटैचमेंट है ना, जो इंटेलिजेंस के, वो विरुद्ध, चाहे वो चीन के विरुद्ध उनके इंटेलिजेंस डिटैचमेंट ऑपरेट करें या रशिया के विरुद्ध, वो पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करते हैं। इतने से अमेरिका बहुत खुश हो जाता है। उनके जो स्पाई प्लेन है वो चुपचाप आके पाकिस्तान के एयरबेस पे लैंड करते हैं, वहां से टेक ऑफ करते हैं, चीन की तरफ जाते हैं, रशिया की तरफ जाते हैं, वापस आके पाकिस्तान में ईरान की तरफ भी जाना होगा। अमेरिका का फिलहाल इतना ही रिक्वायरमेंट है, शहबाज से खुश है। जी चलिए, अब मुझे लगता है कि ईरान की तरफ भी जाना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए सर रुकना होगा, माफी चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के उस पार एक और अहम मुद्दे पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। दरअसल चीन को घेरने का अमेरिका ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। प्लान क्या है उसे हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, अमेरिका के जाल में फंसता जा रहा है चीन। बड़ी खबर आपको बता दें, गुआम नेवल बेस पर तैनात किया थॉट सिस्टम, टॉम हॉक और स्टैंडर्ड मिसाइल 6 की भी तैनाती। चीन बोला हम प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते हैं। अमेरिका के जाल में फंसता जा रहा है चीन। गुआम नेवल बेस पर तैनात किया थॉट सिस्टम, टॉम हॉक और स्टैंडर्ड मिसाइल 6 की भी तैनाती। चीन बोला हम प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते हैं। जल्दी से ग्राफिक्स एक बात, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। चीन को घेर रहा अमेरिका, यह अहम पॉइंट है। जापान में 17 बेस, साउथ कोरिया में 12 बेस, फिलीपींस में 4 सैन्य बेस, गुआम में 2 सैन्य बेस, ऑस्ट्रेलिया में 1 सैन्य बेस, सिंगापुर में 1 सैन्य बेस, थाईलैंड में 1 सैन्य बेस, और यहां पर आधुनिक हथियारों की तैनाती। चीन बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए,
और अमेरिका उसकी काट खोजने में लगा हुआ है। कर्नल जे सोडी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। किस प्रकार से हम इस फैसले को देखें? गुआम के अंदर आधुनिक हथियारों की तैनाती, कहा जा रहा है कि 40 साल बाद अमेरिका ने फैसला किया है कि वहां पर टॉम हॉक मिसाइलें लगाई जाएं, स्टैंडर्ड मिसाइल 6 की तैनाती की जाए। क्या वाकई में अमेरिका और चीन के बीच आने वाले वक्त में एक बड़ा टकराव संभव है? क्या दोनों देश उस तरफ बढ़ रहे हैं सर? राजेश जी, अमेरिका का गुआम में टॉम हॉक मिसाइल, जो स्टैंडर्ड 6 मिसाइल्स को तैनात करना एक बार फिर दिखाता है, जो मैं कई बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं, ये सारे इंडिकेटर्स हैं 2027 के युद्ध के लिए। क्योंकि 2027 में अमेरिका ने ताइवान के ऊपर हमला करना है और उसकी लड़ाई अमेरिका के साथ होगी। अगर अमेरिका ताइवान के रक्षा में आता है, जो वैसे मुश्किल ही है, जो उसका पास्ट रिकॉर्ड है, वो अपने दोस्तों के मदद के लिए तो सैनिक भेजता नहीं है। और इसकी पुष्टि पिछले साल 3 फरवरी 2023 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने की। उन्होंने बयान में कहा 2027 में युद्ध होगा ताइवान पे। सारी टाइमलाइंस 2027 के युद्ध के लिए बढ़ रही हैं। अमेरिका अपनी तैनाती तो कर रहा है, लेकिन वो काफी लेट है, क्योंकि 2014 में चीन की सेना ने अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ऐलान किया कि वो दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी देश के साथ सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि जमीन, समुंदर, हवा, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। और ऐसा दावा आज तक किसी और देश ने नहीं किया, अमेरिका तक ने नहीं किया है। जो अमेरिका ने 2001 में फुल स्पेक्ट्रम सुपरियॉरिटी डॉक्ट्रिन का ऐलान किया था, वो सिर्फ एक ही देश ने सफल तरीके से अमल किया है, और वो है चीन। तो ये सारे जो बिंदु हैं, ये 2027 के युद्ध के लिए जा रहे हैं। आज की तारीख में तो चीन का पलड़ा भारी है। इस युद्ध अगर ये होता है, 3 साल में अमेरिका कोई जादू कर ले, कोई मिरेकल कर ले, तो बात अलग है, अन्यथा अमेरिका की हार चीन से निश्चित है। ठीक है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे चीजों को समझना चाहूंगा देवनाथ सर। 1969 70 के बाद से चीन ने कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। किस पर कोई कहें तो कोई बड़ा सैन्य अभ्यास हो, उसके साथ भी चीन की सेना हिस्सा लेती नहीं है। किस प्रकार से हम देखें, क्योंकि अमेरिका के पास तजुर्बा है, बेशक उसने हार का ही सामना क्यों ना किया हो, लेकिन उसके सोल्जर्स के पास वो तजुर्बा है, इराक में लड़ने का भी, अफगानिस्तान में भी लड़ने का, सीरिया में भी लड़ने का। यह कितना बड़ा फैक्टर होगा? और क्योंकि चीन के पास आर्मी बेशक बहुत बड़ी है, लेकिन अभी भी फायर पावर में अमेरिका ही बहुत आगे है सर। राजेश, जब चियांग काई शेक चीन छोड़कर भाग गए थे ताइवान, 1948-49-50 की बात है, तब से ही चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका एक टारगेट रहा है माओ के जमाने से, कि एक दिन वो ताइवान को, जिसको कि वो अपना एक भागा हुआ भगोड़ा प्रांत मानते हैं, उसको येन केन प्रकारेण, यानी जबरदस्ती ताकत यूज करके अपने में मिला लेंगे। अब तक तो हुआ नहीं है। शी जिनपिंग जो है, जब से वो चीन में नंबर 1 बने हैं, तब से वो हर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में ये डिक्लेयर करते हैं। चाइनीज पोलिट ब्यूरो जो है, वो भी इसी दमखम पर टिकी हुई है, क्योंकि वो चीन के लोगों को ये एक नेशनलिस्ट एजेंडा दिए हुई है कि ताइवान को हम एकीकरण कर में अपने में मिलाएंगे। जहां तक मिलिट्री पावर की बात है, चीन की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स साउथ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी में अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकती है। मतलब उनमें दम नहीं है। वो ये युद्ध अगर भिड़ जाए तो शायद 1 घंटे में, 1 हफ्ते में, 3 दिन में हार जाएंगे। सिर्फ बात इतनी उठती है, चीन डरता है, ज्यादा डरता है, अमेरिका की फौजी पावर से नहीं डरता है। ये समझने की बात है। चीन जो है वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी ताकत है। आर्थिक प्रतिबंध, अमेरिका ने जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर, अमेरिका ने जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए रूस के ऊपर, और अमेरिका ने अपने दुनिया के दूसरे देशों को मजबूर किया
कि वो इन आर्थिक प्रतिबंधों का पालन करे। अमेरिका ने तो भारत के ऊपर भी दबाव डाला। चीन आर्थिक प्रतिबंध से डरता है। चीन अगर चाहे तो ताइवान पे हमला कर देगा, लेकिन उसके 1 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने 1000 से ज्यादा अलग अलग तरह के आर्थिक प्रतिबंध चीन पे लगा देने हैं। और इससे कैसे चीन निपटेगा, ये जवाब अब तक चीन के जो शिक्षाविद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो हैं, उनको मिल नहीं रहा। जिस दिन चीन सीख जाएगा कि अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों का मुकाबला कैसे करे, उसने ताइवान पर हमला कर देना है, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। जी ठीक है सर, बस आखिरी 1 मिनट बचा है कर्नल सोडी सर। एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि आपने 2027 की टाइमलाइन दी, लेकिन 2035 की भी एक टाइमलाइन है सर, जो भारत के लिए चिंताजनक है। बिल्कुल राजेश जी, 2035 की टाइमलाइन है टू फ्रंट वॉर की, जब पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पे हमला करेंगे, और सारी टाइमलाइन 2035 की भी टू फ्रंट वॉर पे जारी है। मैं बस 10 सेकंड चाहूंगा। पिछले साल 9 अगस्त 2023 को पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरावने ने एक लेख में लिखा कि टू फ्रंट वॉर में आज तक दुनिया में कोई भी देश नहीं जीता है। तो इतने बड़े जनरल का जो चीफ आर्मी साहब रह चुके। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल जयेश सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर, आप मेरे साथ चर्चा में जुड़े और तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया। तो 2035 भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि कर्नल जयेश सोडी सर कह रहे थे कि एक तरफ से पाकिस्तान अटैक करेगा तो दूसरी तरफ से चीन भी भारत के ऊपर हमला करेगा। 2027 ताइवान के लिए भी अहम और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि चीन लगातार अपने विस्तारवाद में लगा हुआ है। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।